part of Virechana. तो जब पूर्व कर्म ऑफ विरेचन में क्या क्या आएंगे, ये जो रोगी परीक्षा है और ये जो कंसर्न फॉर्म लेना है और वाइटल रिकॉर्डिंग वगैरह है वो सभी आएंगे एज यूजुअल। और आदु सिद्धता में रोगी को प्रिपेयर करते हैं। तो रोगी की तैयारी में क्या क्या आते हैं, विरेचन से पूर्व पाचन कर्म दीपन कर्म करके वी आर मेकिंग द पेशेंट फिट फॉर विरेचना, मतलब डाइजेस्टिव फायर को ठीक करते हैं। कर्म या वमन कराना हो तो रोगी का स्नेहन स्वेदन वमन संसर्जन क्रम के पश्चात फिर पुनः एक और बार स्नेहन और स्वेदन करके उसके बाद में वी हैव टू गिव द विरेचन औषधि। तो वमन पश्चात संसर्जन क्रमानुसार पथ्य प्रयोग के बाद, मतलब वो डाइट जो दिया जाता है उसके बाद 9वें 10वें 11th एंड 12th डेज वी आर गिविंग स्नेहपान। अथवा वमनोत्तर या सीधे विरेचन हेतु यदि दिया जाता है तो सम्यक स्नेहन प्राप्त करने के बाद वी आर गिविंग until then we are giving स्नेहपान। अगला है मैनेजमेंट ऑफ 3 गैप डेज एंड मैनेजमेंट द मॉर्निंग ऑफ विरेचन प्रोसीजर, मतलब जिस दिन विरेचन करते हैं उस दिन कैसे वी आर मैनेजिंग। तो सम्यक स्नेहन होने के बाद 3 दिन गैप दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है फॉर द पेशेंट, और 4th दिन वी आर गिविंग विरेचन। तो विरेचन का प्रयोग कब होता है, लगभग 10 बजे के लगभग जो पित्त का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पर पित्त दोष इंक्रीजेस इन द बॉडी, तो उस समय वी आर गिविंग इन द खाली पेट। ओके, रोगी की मानसिक दृष्टि से तैयार करना चाहिए तथा संपूर्ण 3 दिन विश्राम दिवस के भोजन में उष्ण स्निग्ध कफ आवृत्तिकर पदार्थों का सेवन कराकर प्रातः काल विरेचन योग दिया जाता है। और अगला कहते हैं कि व्हाट इज द औषधि दैट इज यूजफुल फॉर डूइंग द वमना, और उसका डोसेज क्या है। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति, मतलब जिनका जनरली पित्ता प्रेडोमिनेंट जो प्रकृति होता है उनको पर्गेशन के लिए ज्यादा मतलब बहुत ही डोसेज वगैरह नहीं आवश्यक होता है, तो उनको वी कैन गिव विरेचन गुड़ के शरबत गन्ने का रस दूध घी त्रिफला द्राक्ष मध्य वगैरह कैन गिव फॉर ड्रिंकिंग। और मृदु विरेचन के योगी रोगी कौन कौन है, दुर्बल पूर्व में शोधित जिनका ऑलरेडी शोधन प्रोसीजर हुआ है, अल्पदोष जिन्हें दोष विशेषण बहुत ही कम है, कृष्य जो बहुत ही लीन है, और अज्ञात कोष्ठ मतलब उनका जो बॉवल हैबिट है हमें नहीं पता है। ठीक, तो इन केसेस पे वी कैन डू मृदु विरेचन फर्स्ट, और अल्प मात्रा कम डोसेज में वी कैन गिव इट लाइक ए टेस्ट डोसेज। और यदि क्रूर कोष्ठ वाले जो कॉन्स्टिपेटेड जो वाता प्रेडोमिनेंट कोष्ठ वाले होते हैं तो उनमें गृहिणी में वात की प्रधानता होती है, अतः उसे तीक्ष्ण विरेचन औषध दी जाती है, तो उनको कुछ स्ट्रॉन्ग परगेशन दे विल नीड। और रोगी की वेशभूषा एज यूजुअल जो लाइट है कंफर्टेबल है कॉटन वगैरह है वो दे कैन यूज। और डोसेज के बारे में कहते हैं तो हाउ वी आर डिस्क्राइबिंग द डोसेज, रोगी के बल रोगी का बल रोग का बल रोगी का बल अग्नि का बल प्रकृति आदि को नजर में रख के लिया डिसाइडिंग डिस्ट्रिक्ट।
यदि हम विरेचन वाला काढ़ा देते हैं तो वो यदि हमें ज्यादा तरह से तरीके से यदि हमें देना है तो 100 ml दो पर, लेकिन मीडियम तरह के एवरेज वी हैव टू गिव देन 50 ml, एंड यदि लीस्ट डोसेज हमें देना है तो 25 ml। और यदि औषधि का पेस्ट या चूर्ण या एक बॉल करके मोदक करके कुछ लार्ज बॉल उस शेप में देते हैं तो 48 ग्राम, 24 ग्राम एंड 12 ग्राम रिस्पेक्टिवली। और यदि स्वरस मतलब फॉर एग्जाम्पल तुलसी स्वरस माने तुलसी का जो एक्सप्रेस्ड उसका जो एसेंस होता है उसको तुलसी स्वरस कहते हैं। तो यदि स्वरस लेते हैं तो एक पर मतलब 48 ग्राम, 24 ग्राम और 12 ग्राम रिस्पेक्टिवली। और अगला है उष्णोदक, तो वो 150 ml, 100 ml, 50 ml करके। तो यदि वी आर गिविंग द मेडिसिन बेस्ड ऑन ये दोषा, तो वात प्रधान यदि व्याधि है तो त्रिवृत चूर्ण, शुंठी चूर्ण, सेंधा नमक, जांगल रस वगैरह कैन बी यूज्ड इन दैट। पित्त प्रधान यदि देते हैं तो त्रिवृत चूर्ण, द्राक्षा क्वाथ वगैरह कैन बी। कफ प्रधान कंडीशन है तो त्रिकटु चूर्ण, त्रिफला क्वाथ, गोमूत्र वगैरह कैन बी। तो यहाँ कॉस्ट के अनुसार व्हाट इज द डोसेज। यदि इच्छा भेदी रस वगैरह अ, जो रस औषधि होते हैं वो हम देते हैं, या अन्य जमाल कोटा युक्त योग देते हैं तो 500 ग्राम करके equal patient is वादा predominant cost and constipation predominant cost तो ज्यादा जो डोसेज होता है 500 मिलीग्राम। और मध्यम कोष्ठ वाले को 250 और मृदु कोष्ठ वाले को 125। एयर एंड रिलेटेड जो स्नेह देते हैं, तेल वगैरह देते हैं तो 120 ml, 60 ml, 30 ml करके। प्रवृत्त चूर्ण सब गोल वगैरह 15 ग्राम, 1 ग्राम, 4 ग्राम। एंड पंचसगार चूर्ण या अभिपत्तिका चूर्ण, तरिणी कुसुमागत ये वगैरह दीज आर क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ऐसे ही फार्मेसी में अवेलेबल होंगे। ओके। द्राक्ष या आरगवत का पाड़ा बना के तो वी कैन गिव 120 ml, 60 ml, 30 ml। तो इसमें प्रधान कर्म क्या क्या होते हैं। विरेचन योग देने से लेकर जब तक विरेचन के वेग आते रहते हैं तब तक के चिकित्सीय कार्य प्रधान कर्म में आते हैं। तो फ्रॉम द मेडिसिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके बाद में जब बाउट्स ऑफ ये जो विरेचन के वेग आते हैं तो अंटिल दैट प्रोसीजर, तो उस प्रोसेस में अप टू दिस दिस स्टेप इट इज कॉल्ड प्रधान कर्म। तो विरोचन औषधि प्रयोग, रोगी निरीक्षक, वेग निर्णय, सम्यक हीन अभियोग विश्लेषण और उपद्रवों का शमन। ये विरेचन औषधि प्रयोग कैसे देना चाहिए, ये जो मेडिसिन। रोगी का आसन पूर्वाभिमुख रखते हैं, मतलब रोगी इज मेड टू फेस पूर्व दिशा, तथा रोगी को मानसिक दृष्टि से तैयार करके विरेचन योग दिया जाता है। विरेचन योग रोगी के क्रूर, मध्य, मृदु कोष्ठ के अनुसार दिया जाता है। विरेचन योग की माप एवं मतलब वाइटल रिकॉर्डिंग वगैरह इन बिटवीन या सीकिंग। रोगी निरीक्षण में क्या है, विरेचन औषध पिलाने के बाद रोगी की स्थिति पर नजर रखी जाती है। कभी कभी औषध के स्वाद न होने से, मतलब इट इज नॉट ऑलवेज स्वीट एंड ओके, तो इसकी गंध से ही वमन हो जाता है। अतः चमेली, जूही आदि सुगंधित फूलों की माला रोगी को पहना दी जाती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अथवा इत्र आदि लगा दिया जाता है। रोगी को निवात स्थान में रखना चाहिए तथा बार बार थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पिलाया जाता है ताकि द औषधि हास डाइजेशन। परंतु यदि जयपाल, जमाल कोटा का योग दिया जाता है तो उसका जल के स्थान पर वी हैव टू गिव कोल्ड वाटर। इच्छा वेदी, नाराज रस, जलोदय आदि रस आदि देने पर भी दिस इज एप्लीकेबल। और समुचित विरेचन होने पर पहले मल, पित्त, कफ निकलता है।
तथा शरीर में कृशता, दौर्बल्य और लघुता होती है। तो इफ इट इज डन प्रॉपरली देन वी गेट द सिम्टम्स। यदि विरेचन औषध पच जाए, इफ इट इज अंडरगोइंग प्रॉपर डाइजेशन, और विरेचन ना हो, लेकिन विरेचन नहीं होता है, तो उस दिन रोगी को भोजन कर पुनः दूसरे दिन विरेचनार्थ को औषध देनी चाहिए। तो नेक्स्ट डे दे शुड बी गिवन द मेडिसिन अगेन। तो यदि फिर भी विरेचन ना हो, तो 10 दिन के पश्चात आफ्टर 10 days वी हैव टू गिव अगेन स्नेहन स्वेदन और विरेचन। अधिक तीव्र औषधि मतलब डोसेज वगैरह वी हैव टू अगेन इंक्रीज द पोटेंसी, वी हैव टू इंक्रीज। अगला आता है कि कैसे वेग निर्णय करते हैं, मतलब कितने बार ये वेग गया है उसके अनुसार वी आर क्लासिफाई। विरेचन योग पिलाने के बाद मल से युक्त पहले जो 2 to 3 वेग आते हैं उन्हें छोड़कर, तो वी आर नॉट काउंटिंग दैट। वेगों का गिनना चाहिए। विरेचन में भी देर आर लाइक वमना, प्रवर, अवर और मध्य आर देयर। तो निर्णय वेगों की संख्या, विशिष्ट मल का वजन और लक्षणों के आधार पर, मतलब कितना क्वांटिटी गया है उसके दैट आल्सो इज डिपेंडिंग अपॉन। तो वैगिकी, मानिकी, अंतिकी, लैंगिकी, यहाँ ऑल्सो द सेम लाइक वमन। तो यहाँ ऐसा है कि बाउट्स ऑफ पर्गेशन इसको काउंट किया जाता है। तो यदि ये अच्छी तरह से हुआ है तो 30 होता है, एवरेज तरह से हुआ है तो 20 होता है, और यदि वो हीन योग हुआ है तो 10। और इसका जो क्वांटिटी ऑफ द dosha, the dosha and maladi that has gone out during the irrigation, तो उसमें आता है 4, 3 और 2 प्रस्त। आंटी की मतलब ये जो अंत में, प्रोसीजर के अंत में क्या रिजल्टेंट मिलता है, कफ, कफ अंत में मिलता है। और क्या क्या लक्षण, वो है लैंगिक, तो सम्यक विरेचन लक्षण और डिस्टेंस। और अगला द लक्षण अगेन दे आर से विरेचन कर्म के पश्चात उत्पन्न लक्षणों को ध्यान से देखा जाता है। हीन योग से लक्षण उत्पन्न होने पर पुनः विरेचन औषध दिया जाता है। अधियोग होने की स्थिति में विरेचन क्रिया को रोककर अधियोग की चिकित्सा करते हैं और रोगी को रेस्ट दिया जाता है, विश्राम करवाया जाता है। तथा सम्यक योग के लक्षण होने पर आगे की प्रक्रिया, यदि उन्हें वस्ती देना है या अगला जो पंचकर्मा प्रोसीजर्स है, यदि द पेशेंट नीड्स दैट देन वी कैन प्रोसीड इन दैट वे ऑल्सो। मतलब यदि वस्ती देना है, नस्य देना है, या पीछे मेडिसिन वगैरह शमन के तौर पर देना है, या रसायन या वाजीकरण वगैरह देना है, मतलब रेजुविनेशन या ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो बूस्ट करता है, सच मेडिसिन इफ वी हैव टू गिव, so that and all we can continue if the we are seeing the सम्यक लक्षण। तो अगला व्हाट आर द लक्षण प्रॉपर्टी। 30 वेगास होते हैं, कफांत होता है, और लक्षण क्या क्या है। स्रोतों में विशुद्धि, इंद्रिय प्रसाद, क्लैरिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, बॉडी फील लाइटनेस, एंथुसियाज्म, अग्नि अच्छी तरह होता है, डिसीज वगैरह कम होता है, और क्रमशः जो मलादि होते हैं और दोषास लाइक पित्ता, कफ एंड वाता, दे विल गो आउट ऑफ द बॉडी, और वात अनुलोम होता है। अगला है यदि ये अच्छी तरह नहीं होता है, यदि इट इज हीन होगा, देन व्हाट इज द कफ प्रकोप, आई मीन वाट और दोषास आर देयर, दे विल अंडरगो प्रकोप, है ना। तो कफ पित्त प्रकोप होता है, वात प्रकोप होता है, अग्निमान भी होता है, मतलब जो भी ये जो सम्यक लक्षण है उसके ऑपोजिट रहता है। गौरव प्रतिष्ठाय, मतलब ये जो कोल्ड वगैरह, जुकाम वगैरह, पंद्रह, मतलब ये जो फिजिकल एंड मेंटल एक्सोशन, लेजीनेस वगैरह विल बी देयर, सर्दी, वोमिटिंग, एलर्जी, टेस्टलेसनेस, वात प्रतिलोमता, जो वात का डायरेक्शन है उस इट विल गो अगेंस्ट दैट डायरेक्शन। दाह, जलन, हृदय अशुद्धि, पक्षी अशुद्धि, सो चेस्ट रीजन और स्टोमक रीजन में वी विल फील दैट अशुद्धि। कंडू इचिंग,
Vitiligo and all are skin eruptions. Vitsanga, constipation, Mutrasanga, obstruction of urine. अगला है यदि अधियोग होते हैं, कफ क्षयज विकार, रक्त क्षयज विकार, जो भी डिसीजेस है दोषास, वाद क्षयज विकार, सुक्ति शरीर में शून्यता, अंगमर्द बॉडी पे, क्लम फटीग, वेबदु कंप, तब ट्रमर, निद्रानाशी इंसोम्निया, बल अभाव, there not be बल, तम प्रवेश, आंखों के सामने अंधेरा छाना, उन्माद, साइकोसिस, इक्का, हिचकी, मूर्छा, फेंटिंग, युद्धभ्रंश, रेक्टल प्रोलैप्स, शूल पेन और कफ पित्त रहित श्वेत जल का निकलना, कफ पित्त रहित लोहित जल का, so reddish watery discoloration or whitish discoloration, मांस धावन तुल्य जल निकलना, तृष्णा भ्रम, नेत्र का अंत प्रवेश, मतलब नेत्र आंख संकट हाइपोस, अति वमन के लक्षणों जैसे लक्षणों का उत्पन्न होगा। और विरेचन पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम, तर्पण औषध, संयम नियम, विरेचनोत्तर क्रम. So that will be as we said in Vamana also, ये डाइजेस्टिव पावर को ठीक करने के लिए, और वी आर restoring the digestive power and we are again coming back to the normal diet, okay, through the diet schedule, okay. और प्रथम दिवस से पहले दिन मॉर्निंग को ओनली द प्रोसीजर इज डन, और इवनिंग को स्टार्ट किया जाता है फ्रॉम पेया, और लाइक पेया विलेबी, हृदय अग्रदयुष, हृदयुष, मांसरस वगैरह किया गई। तो प्रवर शुद्धि में 12 अन्नकाल और 7 दिन, और अगला वाला मध्यम शुद्धि। तो ये हमने वमन के दौरान डिस्कस। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे देते हैं। तो यहाँ कुल अन्नकाल 5 डेज में 8 अन्नकाल होते हैं, अवर शुद्धि में 3 डेज में 4 अन्नकाल होते हैं। और अगला है तर्पण औषध। तर्पण औषध वगैरह सिमिलरली वमन ओनली। तो मतलब नरिश करने के लिए जो डाइट दिया जाता है, जैसे मुनक्का, वृक्षाम्ल, इमली, अनारदाना, अनार, फालसा और आंवला, इनके रस में खुला हुआ जो फूड मटेरियल्स है वो तर्पण है, और मदिरा के विकार का नाश करता है। और व्हाट ऑल वी हैव टू परिहारी विषय क्या क्या है, मतलब ये वी शुड नॉट डू आफ्टर अंडरगोइंग विरेचन थेरेपी। तो बाधा प्रकोप को जो भी करता है दैट वी शुड नॉट डू। फॉर एग्जाम्पल अधिक चलना, अधिक देर तक बैठना, अधिक देर तक खड़े रहना, उच्च स्वर में बोलना, वेग विधारण करना, अधिक बोलना, उच्च स्वर में बोलना, देन रात्रि जागरण करना, विवाह शयन करना, व्यवहार करना, विरुद्ध आहार। और इसके बाद में व्हाट इज द आफ्टर केयर। यदि विरेचन पश्चात कोई शोधन कर्म नहीं करना हो तो संसर्जन क्रम के बाद में शमन चिकित्सा या रसायन या वाजीकरण चिकित्सा करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। और यदि विरेचन पश्चात रोगी को वस्ती देनी है तो 9th डे पहले अनुवासन वस्ती देते हैं, फिर 3 दिन के बाद अभ्यंग किए हुए व्यक्ति को निरूह वस्ती देते हैं। विरेचन के 7 दिन पश्चात ही निरूह वस्ती देनी चाहिए, क्योंकि विरेचन से कोष्ठ रिक्त रहता है। यदि इस स्थिति में निरूह वस्ती दी जाती है तो वह शरीर को नष्ट कर देता है। मतलब आफ्टर 7 days ऑफ विरेचन ओनली ये जो काढ़ा से वस्ती देते हैं वो देना चाहिए। और वमन कर्म के पश्चात धूमपान करते हैं, लेकिन विरेचन के पश्चात वी आर नॉट गिविंग धूमपान, सो दैट इज अ डिफरेंस। अगला है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। तो आचार्य सर्गानुसार परिचारक की असावधानी, औषध की गुणहीनता, रोगी के प्रमाद अथवा चिकित्सक की भूल से वी कैन डेवलप वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो उसमें आता है आत्मान, परिस्राव, ग्रह, अंगग्रह वगैरह रिलेटेड टू अयोग, और विप्रंश अधियोग के कारण, और स्तंभ उपद्रव क्रम भी अयोग के कारण, और अधियोग में आता है परिकर्तिका और जीवादान। तो वमन में भी हमने डिस्कस किया है कि लाइक ब्लीडिंग
और ये जो थ्रोट रिलेटेड पेन या बॉडी में पेन या एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह आर पार्ट ऑफ दैट। वहां भी विभ्रंश वगैरह मतलब उस समय आई हैव टोल्ड दैट यदि विरेचन के बारे में कहते हैं तो वहां भी रेक्टल प्रोलैप्स बुध विभ्रंश आता है। तो परिवर्तिका जीवादान तथा विभ्रंश जैसे उदभ्रंश ये लक्षण आदियों के कारण होते हैं। बाकी सब क्या है, अयोग के लक्षण है। और उपद्रवों की चिकित्सा क्या है? यदि आत्मान होता है, आत्मान माने ये जो वायु से रिलेटेड जो पेन या गैस वगैरह रहता है वो आत्मान है। तो यह होने पर अभ्यंग माने बॉडी मसाज स्वेद बुधवर्ती मतलब बुध में एक मतलब रेक्टल रीजन में वी आर गिविंग ए चूरमा दैट इज मेड इनटू ए शेप ऑफ ए विक, WICK विक। तो निरूप अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। शिवक्षार पाजन चूर्ण हिंगवादी वडी वगैरह वी आर गिविंग टू द पेशेंट। अगला है परिगप्तिका। परिगप्तिका माने बहुत ही टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होता है। यह उपद्रव होने पर उदुम्बर त्वक क्वाथ ½ लीटर में 100 ml तिल तेल मिलाकर इच्छावस्ती देनी चाहिए। सो इच्छावस्ती एक टाइप ऑफ वस्ती है। when we are discussing about वस्ती we will know more about that। अगला है परिस्राव। तो परिस्राव वगैरह एक्सेसिव सेक्रेशन फ्रॉम द बॉडी। अल्पदोष में उडज कनवडी शंकोदर रस नागकेसर चूर्ण आदि का प्रयोग करते हैं। अधिक दोष ऊर्ध्वगामी हो मतलब यदि दोषों का मूवमेंट अपर डायरेक्शन में होता है तथा अधिक दोष अधोगामी हो तो विरेचन तथा गृहिणी रोग विकार में बताए गए आसव चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। और हृदग्रह माने देयर इज जकड़न इन द चेस्ट रीजन। दोषों की ऊर्ध्व गति होने पर आमाशय के ऊर्ध्व भाग में स्तब्धता होने से हृदय प्रदेश में जकड़न की प्रतीति होती है। इस स्थिति में वमन करवाना चाहिए तथा कीबन पाजन और वातानुलोमन उपचार करते हैं। मतलब कीबन पाजन माने ये जो डाइजेस्टिव फायर है, पावर है, उसको इंक्रीज करने वाला जो मेडिसिन वगैरह है वो देते हैं। और वात के नॉर्मल जो अनुलोम गति मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो गति होता है उसे रिस्टोर करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं दैट वी आर गिविंग। एवं मूर्छा होने पर मत्स्य देते हैं। यदि फेंटिंग होता है तो वी आर गिविंग मत्स्य। तो अंग ग्रह माने बॉडी में ये जो ऑब्स्ट्रक्शन मूवमेंट में डिफिकल्टी वगैरह होता है। संपूर्ण शरीर का तेलाभ्यंग व स्वेदन करना चाहिए तथा वात नाशक उपचार करते हैं। अगला है जीवादान। जीवादान में क्या आता है? ब्लीडिंग। शुद्ध रक्त निकलने को जीवादान कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति होने पर नेग्रोदादि गण के क्वाद में कृत मिलाकर इच्छावस्ती देनी चाहिए तथा शीतल जल से परिचय करते हैं। तो इरिगेशन विथ कोल्ड वाटर या रक्तशोधक चिकित्सा करते हैं। अगला है विभ्रंश। ये 3 तरह के होते हैं। विभ्रंश माने ये जो रेक्टल प्रोलैप्स कहा जाता है। संज्ञा भ्रंश माने कॉन्शियसनेस लॉस्ट होना है ना। कंडू पिड़गा आदि रिलेटेड टू स्किन इरप्शंस एंड इचिंग। तो बुधभ्रंश के लिए वट मूलर बेर चमेली लोद्र पत्ते के क्वाद में फिटकरी का चूर्ण मिलाकर गुदा में पिच धारण करवाए। पिच धारण माने एक कॉटन जो स्क्वायर शेप में पैड की तरह जो लेते हैं उसमें वी आर अप्लाइंग ये जो चूर्ण या तेल वगैरह एंड वी आर प्लेसिंग इट इन दैट प्लेस। यहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है? गुद में प्लेस किया जाता है। तो वो है पिचु। तो जात्यादि तेल लगाकर गुदा को अंदर प्रविष्ट करवाए। तो वी आर रेक्टल प्रोलैप्स माने इसका जो नॉर्मल पोजीशन है उससे भी बाहर आ जाता है ये जो रेक्टल। तो उसको वी आर अगेन मेकिंग इट इनटू द पोजीशन।
संज्ञा भ्रंश, मन की प्रसन्नता हेतु मधुर संगीत, इतर सुगंधित पुष्पमाला धारण, शीतल तेल आदि का लेप करना चाहिए। अगला है कंटू पिड़िगा आदि वृक्ष में स्नेहन स्वेदन कराकर तीक्ष्ण शोधन करना चाहिए। और अगला है स्तंभ। स्तंभ में क्या है? लंघन पाजन तीक्ष्ण विरेचन मस्ती चिकित्सा करनी चाहिए। और उपद्रव स्नेहन स्वेदन बाधनाशक उपचार करना चाहिए। क्लम मेंटल फटीग। लंघन पाजन, लंघन माने फास्टिंग, पाजन स्वेदन तीक्ष्ण शोधन, we have to do तीक्ष्ण शोधन प्रैक्टिस। तो अगला जो वमन के सिमिलर यहाँ भी मोड ऑफ एक्शन करके विरेचन औषधि, जो उनके जो गुण है उष्ण तीक्ष्ण वायु विगासी, और यहाँ कैसे इसका एक्शन होता है, इट विल हैव द अधो भाग हर प्रॉपर्टी। एंड व्हाट आर द महाभूतास इन्वॉल्व्ड? महाभूतास आर पृथ्वी एंड जल। ओके, so like that they will enter the minute स्रोतसेस of the body, और आमाशय रिलेटेड भी यहाँ एक सविशेष इसका रोल होता है। तो यहाँ भी विरेचन का कार्य सार्वदेहिक है, सिमिलर टू वमन। वह केवल आमाशय पक्वाशय के ही दोषों को नहीं निकालता है, अपितु संपूर्ण शरीर के दोषों को निकालता है। तो परगेटिव्स करके लैक्सेटिव्स, लूब्रिकेंट्स, इरिटेंट या स्टिमुलेंट परगेटिव्स करके नॉर्मल जो मॉडर्न पैरामीटर्स में भी अलग अलग तरह से के मेडिसिन है। So that is about Virejan. So what all points you got about Virejan? In Vaman or Virejan, what are the differences between Vaman and Virejan? Vamana is Uddha Bhagahara, through the upper portion of the body, or Virejan is through the lower portion of the body. Or इनमें how we are analyzing the result, मतलब ये जो वेगी की मानी की आंती की वगैरह है ना, दैट इज कॉमन, लेकिन उसमें बाउट्स ऑफ मिटिंग होते हैं, यहाँ बाउट्स ऑफ परगेशन होते हैं, और क्वांटिटी वगैरह में भी डिफरेंस होता है। तो वमना इज मेनली ऑफ कफा रिलेटेड और कफस्थान रिलेटेड, और विरेचना क्या है? पित्ता रिलेटेड, पित्तस्थान रिलेटेड। ओके, तो अगला वी आर स्टार्टिंग वस्तिका। So if any doubts regarding Virejan, you can ask in the doubt solving session after some minutes. So, तो वस्ती क्या है? वस्ती को एक पूर्ण चिकित्सा या अर्ध चिकित्सा मेनली कहते हैं, और जनरली वी कैन से वस्ती इज अ मेडिकेटेड एनिमा। ओके, तो जो मॉडर्न चिकित्सा सिस्टम में देयर इज एनिमा, बट इट इज डिफरेंट, बट वी कैन से लाइक इट इज अ टाइप ऑफ एनिमा लाइक दैट। तो जिस प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सा में पंचकर्म का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार पंचकर्मा में वस्ती चिकित्सा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वस्ती जनरली इज ऑफ टू टाइप्स, तो वो है अनुवासन वस्ती और निरूह वस्ती। अनुवासन वस्ती माने ये जो स्नेह रिलेटेड, ये जो मॉइस्चर कंटेंट रिलेटेड जो द्रव्यास होते हैं उससे दिया जाता है अनुवासन वस्ती। ये जो निरूह वस्ती माने काढ़ा से दिया जाता है, और उसे कषाय वस्ती भी कहते हैं। और मिलुवास्ती is somewhat strengthening to the body or somewhat ruksha also. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वस्ती? वस्ती माने जनरली ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसे उसे वस्ती कहते हैं नॉर्मली। Okay, so now we are starting our doubt solving session. If you are having any doubts, you can raise your hands and ask. Any doubts? Okay, no doubts, we can continue. तो वस्ती में ऐसा है कि एंशियंट एरा में, पुराने जमाने में ये जो जानवरों का वस्ती
यूरिनरी ब्लैडर यूज किया जाता था टू गिव दैट एनिमा, सो इट इज हैविंग द नेम वस्ती। Okay. वस्ती जो मूत्र को आवरण करता है, वस्ती को नाभि के अधोभाग में रहने वाले मूत्राधार स्थान के लिए तथा औषध दान के साधन के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त है। और यहाँ वस्ती का डेफिनेशन, जो मेडिकल प्रोसीजर है उसका डेफिनेशन यहाँ कहते हैं, वस्ती यह प्रक्रिया है जिसमें प्रायः गुद मार्ग से औषध सिद्ध क्वाद स्नेह क्षीर मांसरस रक्तादि द्रव्यों को पक्वाशय में प्रविष्ट किया जाता है। तो वस्ती इस ऑल अबाउट पक्वाशय एंड वाता रिलेटेड जो कंडीशंस है और वाता रिलेटेड जो स्थान है। यहाँ पर प्रायः शब्द के प्रयोग का कारण गुद मार्ग के अतिरिक्त मूत्र मार्ग और अपत्य पद से भी वस्ती दी जा सकती है, तो इसे उत्तर वस्ती कहते हैं। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड जो रूट रहता है वहां से भी वी कैन यूज। और अन्य जो टाइप ऑफ वस्ती होते हैं व्रण वस्ती वगैरह, तो वो व्रण में जो वूंड में दिया जाता है। व्रण में भी वस्ती दी जाती है जिसे व्रण वस्ती कहते हैं। इस प्रकार गुदा से पक्वाशय में, मेढ्र से मूत्राशय में, योनि से गर्भाशय में और व्रण मुख से व्रण में वस्ती दी जाती है। तो प्राचीन काल में जब रबर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इस कार्य हेतु गाय बैल बकरे भैंस आदि प्राणियों का मूत्राशय का उपयोग एक संकोचक प्रसरणशील थैली के रूप में किया जाता था। So, through this we are doing the procedure. So the procedure's name was termed as वस्ती। तो जो वस्ती नाभि प्रदेश कड़ी पार्श्व कुक्षी तक जाकर संपूर्ण मल संघात को आलोड़ित कर तथा शरीर को स्निग्ध कर मल तथा दोषों के साथ आसानी से निकल आती है। तो इट्स लाइक when the medicine we are giving it into the this मूत्राशय या वस्ती related whichever the orifice is, तो इट विल अगेन कम बैक। ओके, तो उसके साथ में मल संघात होंगे, द फीकल मैटर विल बी देयर, और व्हाट आर द दोषा प्रगुविदा इज देयर, दैट आल्सो विल कम बैक। वस्ती वातज रोगों की सर्वोत्तम चिकित्सा होने के साथ साथ पित्तज कफज संसर्गज सन्निपातज और रक्तज रोगों को भी हितकर है। मतलब अब संसर्गज माने ये जो टू दोषा कॉम्बिनेशन होता है, वात कफ पित्त कफ वगैरह जो दोषों का कॉम्बिनेशन होता है उसे संसर्गज कहते हैं। सन्निपातज माने त्रिदोषा कॉम्बिनेशन वाता पित्ता कफ। तो इन सभी कंडीशंस में भी वस्ती लाभदायक है। और ये जो शाखा मर्म और कोष्ठ, मतलब शाखा माने हाथ पैर वगैरह, वहां जो दोष स्थित होते हैं, तो दोष इट्स लाइक मूविंग from the shakha to koshta and koshta to shakha. So ideally the dosha should be coming to the koshta from shakha to get eliminated faster through the panchakarma. Okay. शाखा मर्म और कोष्ठ इन तीन मार्गों में होने वाले रोग का प्रसार करने में वात प्रमुख है, क्योंकि स्वेद मल मूत्र पित्त कफादि के संहनन तथा विक्षेपण का कार्य वायु ही शरीर में करता है। तो इसीलिए वायु मतलब वाता इज द मूवमेंट फैक्टर इन द बॉडी। तो इफ द दोषास हैव टू ट्रैवल इन द बॉडी, तो वहां वायु इज हेल्पफुल। तो इसीलिए व्हेन वी आर कंट्रोलिंग द वाता, दैट इज टर्म्ड एज द श्रेष्ठतम चिकित्सा। मतलब शरीर या मन के आधे से अधिक रोग वात के कारण होते हैं, एंड द अदर दोषास आर आल्सो अफेक्टेड बाय वाता। तो यदि वाता को हम ऑलरेडी करेक्ट करते हैं तो क्या है, आधा चिकित्सा अर्ध चिकित्सा वहां ही हो गया। तो इसीलिए यहाँ इसको चिकित्सार्थ कहते हैं, और कुछ लोग इसको संपूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। अगला है अस्थि धर्म नॉर्मल कंडीशन में और डिसीज कंडीशन में व्हाट इज द यूज। अनेक औषधियों के संयोग के कारण वस्ती दोषों का शोधन करती है, संशमन करती है, मलों की संग्राही भी होती है, क्षीण शुक्र वाले आदिरों का शुक्र भी बढ़ाती है, कृषियों को स्थूल करती है, स्थूलों को कृषि करती है। मतलब इट इज हैविंग मतलब एक एक्शन यदि है तो उसका ऑपोजिट एक्शन भी इससे पॉसिबल है। नेत्रों की ज्योति बढ़ाती है, वयस्थापन करती है, एंटी एजिंग।
बुढ़ापे को देर से लाती है, वर्ण को उज्जवल करती है एवं आयुष्य को कायम रखकर आरोग्य की वृद्धि करती है। तो निरूह वस्ती वायुस्थापन करती है, तो एजिंग को स्टॉप करने के लिए या मतलब वो रेजुविनेशन, तो वो निरूह वस्ती से पॉसिबल है। तो धातुओं को दृढ़ कर जरावस्था को रोकने में सहायक है। आयुष्य को बढ़ाती है, अग्नि और मेधा को तीक्ष्ण करती है, स्वर को प्रसादित करती है, वर्ण का प्रसादन करती है, बालकों में, वृद्धों में तथा शिशुओं में सभी में बिना कष्ट के देह है। तो इट कैन बी गिवन टू एनी एज ग्रुप ऑफ पीपल। तो युक्ति पूर्वक यदि वी आर यूजिंग देन सभी रोगों को नष्ट करती है। मल वात पित्त कफ मूत्र इनका शोधन करती है, शरीर को दृढ़ करती है, शुक्र और बल को बढ़ाती है, संपूर्ण शरीर में स्थित दोष संजय को बाहर निकालती है। देन अगला, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन दिस? वस्ती यंत्र। तो इट्स लाइक अ मॉडिफाइड जो वर्जन है वो भी अभी यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सेटअप ऑफ आयुर्वेदा। तो एनिमा पोर्ट, मॉडिफाइड एनिमा सिरिंज, मॉडिफाइड एनिमा पोर्ट लाइक दैट। लेकिन वस्ती नेत्र भी इन सम कंडीशंस इन सम प्लेसेस वी आर गिव, तो वस्ती नेत्र विल बी मेड अप ऑफ मेटल। जिस यंत्र से वस्ती दी जाती है उस अपैरेटस को वस्ती यंत्र कहते हैं। तो इसके दो भाग है, वस्ती नेत्र और वस्ती पुड़क। वस्ती पुड़क इज दैट bag or the base, that thing through which the वस्ती नेत्र कनेक्ट किया जाता है। वस्ती नेत्र एवं वस्ती नेत्र दोष। So in वस्ती there is extra portion like this वस्ती नेत्र और वस्ती पुड़गा, दे आर टाइड टुगेदर, इनको अच्छे से बांध दिया जाता है और इससे वी आर प्रेसिंग द मेडिसिन इनटू द आशय, वट एवर द कैविटी वी आर गिविंग इनटू दैट वी आर प्रेसिंग द मेडिसिन, है ना। तो यदि ये नेत्र और पुटक जो इसके पार्ट्स है वहां कुछ दोष है, एनी प्रॉब्लम्स इन दैट, इवन इन द प्रोसीजर when the physician is applying pressure, that also can lead to complications. So that also we are studying in case of बस्ती। और अलग अलग तरह से बस्ती भी होते हैं। नेत्र से यहाँ नली का अर्थ लिया जाता है, जिस भाग को गुदा में प्रविष्ट कर वस्ती दी जाती है वो है वस्ती नेत्र। तो इसका जो नोसिल है वो सोने, चांदी, तांबे, कांस, पीतल, रंगा, अस्थि आदि की बनाई जाती थी इन द अर्लियर। वर्तमान काल में क्या है, व्हाट एवर मेटल, स्टील, पीतल या प्लास्टिक क्या यूज। सो ये एक प्रकार का नली का यंत्र है। तो अगला है कि ये जो वस्ती नेत्र हैज वन ओरिफाइस, एक होल रहता है इसके मध्य में, तो उस छिद्र का जो मेजरमेंट है वो भी यहाँ कहते हैं। सो दिस एंड ऑल यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, ओके। मतलब in the previous era there were like different आयु people were seeking the same treatment, so it's like just like very vast। तो मूल भाग वह नलिका गोपुच्छाकार, गोपुच्छाकार माने ये जो कौ है, कौ का टेल, काउस टेल के जो आकार में है ऐसा, और मोटाई में उतार चढ़ाव वाली होती है। मूल भाग जहां से पुटक बांधा जाता है, मतलब इसका जो बेस भाग है वो उसका जो मोटापन अंगुष्ठ जैसी मोटी तथा अग्र भाग गुद प्रवेश वाला भाग, द टिप, इट शुड बी लाइक थिन लाइक कनिष्ठिका। ओके। तो आयु के अनुसार डिपेंडिंग ऑन द एज, ये जो नलिका है इसकी लंबाई तथा छिद्र का प्रमाण अलग अलग होता है। तो जनरली वी कैन से 16 to 25 वर्ष की आयु में फूले हुए मटर के बराबर, तो उतना दैट शुड बी हैविंग द साइज ऑफ द होल दैट। और वस्ती नेत्र का प्रमाण जो 20 वर्ष से ऊपर है तो 12 अंगुल मिनिमम। So like that, according to the ages, the Acharya has divided this thing.
अगला है एक वस्ती का टाइप है उत्तर वस्ती। उत्तर वस्ती माने ये जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड भी ये प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर वस्ती के नेत्र को विशिष्ट संज्ञा पुष्प नेत्र दी गई है। इसकी आकार जाति पुष्प चमेली के फूल या कनेर पुष्प के समान और नेत्र सीधा और चिकना होना चाहिए। लंबाई 12 अंगुल जनरली। और नेत्र छिद्र के प्रमाण तो द साइज ऑफ द हॉर्न इन द नेत्र तो वो सरसों के आकार का इन मेल्स एंड मूंग के समान इन फीमेल्स। उतना ही शुड हैव द साइज ऑफ द देन व्रणवस्ती यदि वी आर गिवन तो उसका लंबाई 8 अंगुल और छिद्र प्रमाण मूंग सदृश। अस्थि नेत्र दोष क्या है? ह्रस्वता छोटा होना, देन दीर्घता अधिक लंबाई, देन पतला होना मोटा होना, देन जीर्णता माने जो ओल्ड जो हो जाता है, और शिथिल बंधनता माने बंधन का ढीला होना तो लूज हो जाता है जो टाइड किया जाता है। पार्श्व चित्र मतलब साइड में जो होल होता है। वक्रता टेढ़ा होना। तो ये है जनरल। अगला है वस्ती पुड़क के बारे में एंड द दोषास अफेक्टिंग दैट वी कैन सी। यह वह भाग है जिसमें वस्ती दी जाने वाली औषधि रही तो द औषधा इज स्टोर्ड इन द वस्ती पुटका। वस्ती दी जाने वाली औषध रखी जाती है जो संकोच प्रसरणशील थैली की तरह होती है। प्राचीन काल में इसको पशुओं के मूत्राशय से बनाया जाता था। रबर का आविष्कार होने के बाद आजकल रबर या प्लास्टिक का बनाया जाता है अथवा फुटबॉल के ब्लैडर में भी किया। तो वस्ती पुड़क में औषध भरकर इसे वस्ती नेत्र के अग्रभाग की कर्णिका से जोड़कर तो वी आर टाइम बोथ टुगेदर और धागे से अच्छी तरह बांध देते हैं। वस्ती देते समय वस्ती पुड़क को समान दबाव इक्वल प्रेशर शुड बी गिवन और अल्प वस्ती द्रव्य पुड़क में शेष रहने तक दबाकर वस्ती दी जाती है। मतलब वी शुड नॉट एम्प्टी कंप्लीटली एम्प्टी द वस्ती पुड़का। मतलब कुछ द्रव्य लिक्विड वहां रहना चाहिए, शुड बी लेफ्ट आउट। अगला है वस्ती पुड़क के दोष। वस्ती पुड़क के 8 प्रकार के दोष माने जाते हैं। इन दोषों से रहित वस्ती पुड़क का प्रयोग करना चाहिए। विषम आकार मतलब वो उसका जो आकार है तो यहाँ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वस्ती पुड़क इन द अर्लियर एरा वास ऑफ द वस्ती ऑफ मूत्राशय ऑफ जानवर है ना। तो इसीलिए तो वो जो जानवरों का मूत्राशय विल बी हैविंग दैट एक्सेस ऑफ स्मेल या एक्सेस ऑफ ये नशे वगैरह भरे रहते हैं। या बहुत ही मतलब जीर्णता जो उसमें है या बहुत ही मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है ना। तो वो सभी इसमें आते हैं। विषम आकार मांसल छिद्र युक्त जिनमें होल हो स्थूल हो बहुत ही जो लार्ज है। जाल युक्त जिसमें जाल वगैरह है। वाता रिलेटेड स्निग्ध क्लिन्नता क्लिन्नता माने बहुत ही ये जो चिकनापन वगैरह ज्यादा रहता है। तो अगला है व्हाट आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स। एनिमा सिरिंज प्लास्टिक सिरिंज यूज्ड फॉर स्नेह अनुवासन मात्रावस्थी। देन catheter rubber catheter used for sneha animation and mapravasti. Enema pot plastic made enema pot used for merugavasti. So these are modified vistas. Then vastika general classification. uh, अनिवासन और आस्थावन है नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है और वी कैन इंक्लूड उत्तरवस्ती ऑल्सो अलोंग विद दिस। और प्रयोग के अनुसार उत्क्लेश शमन और शोधन दे आर डूइंग द बॉडी। और अधिष्ठान के अनुसार मतलब जहां देते हैं जिस साइट में वी आर एडमिनिस्टरिंग वस्ती। पक्वाशय मतलब इट इज given into the pakvashay, garbhashay into the garbhashay, putrashay into the putrashay.
प्राणागत इंटू द, जो गुदमार्ग से दी जाती है और औषध द्रव्य का अधिष्ठान पक्वाशय होता है, वो है पक्वाशयगत वस्तु। अगला है गर्भाशयगत। स्त्रियों में गर्भाशय के दोषों को दूर करने के लिए दी जाने वाली अवर्त्य पद से गर्भाशय में औषधों को पहुंचाने वाली वस्तु है गर्भाशयगत। अगला है मूत्राशयगत। तो मूत्र मार्ग नेत्र या योनि से मूत्राशय में औषधों को पहुंचाने वाली वस्तु। तो गर्भाशयगत और मूत्राशयगत वस्तु को निरंतर वस्तु की संज्ञा दी जाती है। व्रणगत, व्रणों में व्रणमुख शोधन रोपण हीलिंग वगैरह करने के लिए वी आर गिविंग व्रणगत। और एक शेड्यूल ऑफ वस्ती करके अलग अलग टाइप्स ऑफ वस्ती होते हैं, तो वो है कर्म काल और योग वस्ती। मतलब इतना दिन करते हैं और इतना मतलब फॉर एग्जाम्पल 7 days इफ यू आर डूइंग, ये जो उत्तरवस्ती उत्तरवस्ती ये जो निरूपवस्ती है, तो बाकी 3 days वी आर गिविंग द ये जो अनुवासन वस्ती दी जाती है 7 days। तो अगला आस्थापन वस्ती या निर्भर वस्ती दी जाती है बाकी 3 days। तो लाइक दैट देयर इज अ फिक्स्ड शेड्यूल। तो उसमें डेट्स मतलब कितने डेज होते हैं वो भी वहां इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार वी आर नेमिंग दम एज कर्म काल और योग वस्ती। तो कर्मावस्थी करके कितना है? 30। 30 वस्तियां टोटल। कालवस्ती में कितने हैं? 16 वस्तियां। योगवस्ती में कितने हैं? 8 वस्ती है। तो कर्मावस्थी में पहले एक अनुवासन, फिर अनुवासन और योगावस्थी। सो लाइक दैट देयर इज एन ऑर्डर। So 1 plus 12 plus 12 plus 5. Okay. So you can see the order here. Total 30 कैसे देते हैं? If it is Kalvasti, if it is Yogavasti, then you can see in the listing order. मतलब पहले अनुवासन कर्मावस्थी में पहले अनुवासन, दूसरा अनुवासन, तीसरे दिन निरूह, फोर्थ चौथे दिन अनुवासन, लाइक दैट। एंड कालवस्ती में पहले दिन अनुवासन, दूसरे दिन अनुवासन, तीसरे दिन अनुवासन, चौथे दिन अनुवासन, like that there will be changes in the schedule. तो there will be fixed number of अनुवासन और आस्थावन वस्ती, उसका एक ऑर्डर भी होता है। So 30, 16 and 8 are the respective number of vastis in karma, काल और योग वस्ती। तो काश्यप संहिता के अनुसार शरीर में बल अधिक होने पर तथा वात की प्रधानता होने पर दोष विशेष रूप से कर्मवस्ती साध्य होते हैं। मतलब 30 वस्ती माने इट विल हैव उतना दिन होता है ना, और सो द पेशेंट का और ये जो डिसीज का बल ज्यादा होना चाहिए उस समय, तो तभी वी कैन गिव उतना उतने दिन वस्ती है। तो यदि मध्यम बल युक्त रोगी है तो उनको वी कैन गिव ये जो मीडियम वाला जो है काल वस्ती। और यदि कफ के अनुबंध से तथा वायु प्रबल नहीं होने पर योग वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मतलब वस्ती इज जनरली फॉर वाट, फॉर वाता प्रकोप, है ना। तो जब वाता रिलेटेड जो कंडीशन है वो ज्यादा है तो हमें द हाईएस्ट जो नंबर ऑफ वस्ती है वो देना है। तो क्या देना है? कर्म वस्ती देना है। लेकिन यदि कफ रिलेटेड वगैरह है तो लीस्ट नंबर ऑफ वस्ती विल बी ओके, दैट इज योग वस्ती। अगला है, इसमें आता है निरूह वस्ती। तो आस्थापन वस्ती भी इसका नाम है, ये काढ़ा से लिया जाता है। तो दोषों को शरीर से बाहर निकाल देने के कारण अथवा रोगों को हरने के कारण इसे निरूह कहा जाता है। और वयस्तापन अर्थात आयुष्तापन करने के कारण इसे आस्थापन वस्ती कहा जाता है। निरूह वस्ती वयस्तापन सुखायुष्य अग्निवर्धक स्वर वर्ण प्रसादन युवा बाल वृद्ध इन सबके लिए निर्वद्रव सर्वरोग नाशन दोष मल मूत्र शोधन दृढ़ताकरण शुक्र बल वर्धन और शरीर के सभी संचित मलों का निर्धारण करती है।
So if you are having any doubts, you can now raise your hands and ask. Any doubts? तो क्यों इसे निरूह बस्ती कहते हैं? जिस बस्ती के निर्माण में वाद की प्रधानता होती है उसे निरूह बस्ती कहते हैं। उसका अन्य नाम आस्थापन बस्ती है। निरूह बस्ती के पर्याय क्या है? निरूह का एक विकल्प माधुतैलिक बस्ती है। इसके निर्माण में मधु और तेल प्रधान द्रव्य होते हैं। इसके पर्याय यापन बस्ती, युक्तरथ बस्ती और सिद्ध बस्ती है। यापन बस्ती माने क्या है? जो सभी काल में दी जा सकती है और आयु को बढ़ाती है। युक्तरथ बस्ती माने युद्धादि के लिए रथ में बैठकर जाना हो, हाथी घोड़े की सवारी करते समय या यात्रा करनी हो, ऐसी अवस्था में जो बस्ती निश्चित नहीं हो। और सिद्ध बस्ती क्या है? वह शरीर में बल उत्पन्न करती हो, वर्ण प्रसादन करती है, सैकड़ों रोगों को मिटाती है। तो अलग अलग के जो नाम है उसका मीनिंग ये होता है। और कार्मुकता मतलब मोड ऑफ एक्शन अनुसार जो क्लासिफिकेशन है, शोधन वस्ती यह दोषों एवं मलों का शोधन करती है। मृदु एवं तीक्ष्ण भेद से दो प्रकार की है। लेखन वस्ती वह मेद को कम करती है तथा शरीर को कृषि करती है। उत्क्लेशन वस्ती यह चिपके हुए दोषों एवं मलों को अपने स्थान से हटाकर विभूत कर प्रमाण बढ़ाकर उसका निर्मूलन करती है। देन शमन वस्ती माने इट इज दैट शमन शमन माने ये जो दोषों को शरीर में ही रखकर या बैलेंसिंग, तो ये है शमन। शोधन माने इट इज एक्सपेल्ड, दोष जो प्रकोपित है उसे एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी करते हैं। तो शमन वस्ती में क्या आता है? यह कुपित दोषों का शमन करती है। ब्रह्मण वस्ती क्या है? नरिश करती है। यह धातुओं को बढ़ाकर शरीर को पुष्ट करती है। रसायन वस्ती क्या माने क्या है? रिजुविनेशन यह बल वर्ण आयु वर्धक एवं रोगहर है। अगला है वाजीकरण वस्ती। वाजीकरण वस्ती माने जो वाजीकरण वस्ती माने यह वीर्य को बढ़ाकर पौरुष शक्ति प्रदान करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है। देन कर्षण वस्ती यह स्थौल्य और मेद को दूर करती है। स्नेहनीय वस्ती जो स्निग्धता देती है, यह शरीर का स्नेहन करती है, स्नेह प्रदान वस्ती है। चक्षुष्य जो आइस के लिए हितकर है, यह नेत्र के लिए हितकर है। संग्राही वस्ती जो कॉन्स्टिपेशन इट विल क्रिएट, यह संग्राहक होती है। और वी कैन से ड्राइंग अप ऑफ एक्सेसिव मतलब यदि दस्त वगैरह है उसको कंट्रोल करती है। वर्ण प्रसादन जो कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाती है, शरीर के वर्ण का प्रसादन करती है। और जनरली वी कैन से शोधन वस्ती, स्नेहन वस्ती, लेखन वस्ती, ब्रह्मण वस्ती वगैरह करके भी क्लासिफिकेशन होता है। लेखन मतलब ये जो स्क्रैपिंग एक्शन रहता है, ब्रह्मण माने नरिशिंग एक्शन रहता है। तो लाइक दैट देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशंस आल्सो। निरूहावस्थी के अलग अलग नाम, द नेम्स आर नॉट, यू जस्ट हैव ए मतलब हैव ए लुक। उतना प्रैक्टिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बट व्हेन वी आर स्टडीइंग वस्ती यू नीड टू नो दैट दीस थिंग्स, दीस नेम्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद वस्ती टाइप्स। यापन वस्ती यह बल वर्ण आयुवर्धक एवं निर्यापद वस्ती है, मतलब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं रहता है। इसमें क्वाद दूध गुड़ घृत आदि का प्रयोग किया जाता है। यह मांस एवं शुक्रवर्धक है तथा वस्ती परिहार काल में मैथुनादि अपत्य विहार करने से उत्पन्न व्यापक की चिकित्सा हेतु निर्देशित है। मतलब यदि वी आर रिसोर्टिंग टू अबत्य डाइट एंड लाइफस्टाइल ड्यूरिंग द
वस्ती मतलब वस्ती यदि ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद में यदि वी आर नॉट फॉलोइंग द डाइटरी एंड लाइफस्टाइल रेजिमेंट, देन देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस। तो उस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने में एक और वस्ती यूजफुल आता है, तो वो वस्ती है यावन वस्ती। अगला है सिद्ध वस्ती। यह किसी विशेष रोग को दूर करने के लिए होती है, अर्थात विशिष्ट रोग को सिद्ध करने हेतु, मतलब एक रोग के जो ट्रीटमेंट के लिए जो वस्ती स्पेसिफिकली दिया जाता है उसको सिद्ध वस्ती कहते हैं। अगला है प्राकृत योगी की वस्ती। एक प्रसिद्ध प्रमाण में वस्ती दी जाती है, तो उसका क्वांटिटी द्वादश प्राकृत की मतलब 12%। माध्य दैनिक वस्ती वगैरह द्वादश प्राकृति की वस्ती, तो इसका इंग्रेडिएंट्स का प्रमाण टोटली 12 प्रसुता है। पादहीन वस्ती माने क्या है? इसमें वस्ती द्रव्य एक चौथाई कम द्वादश प्राकृति की वस्ती से होते हैं, अर्थात 9% की वस्ती दी जाती है। मतलब द्वादश प्राकृति की से एक पाद कम है, 1/4 कम है इसका जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है उनका क्वांटिटी। तो जनरली इट हैज 9%। देन तीक्ष्ण वस्ती माने जो तीक्ष्ण इंग्रेडिएंट्स, जो शार्प और पेनेट्रेटिंग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे जो बना हुआ वस्ती होता है वो। क्षार, मूत्र, लवण, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों से में जो से जो वस्ती दी जाती है वो तीक्ष्ण वस्ती है। मृदु वस्ती माने क्या है? यह वस्ती मधुर स्कंद की औषधों से, दूध घी आदि मृदु द्रव्यों से निर्मित होती है तथा बाल वृद्ध एवं सुकुमारों में भी दी जाती है। तो वी कैन गिव दिस वस्ती टू दैट एज ग्रुप ऑल्सो। अगला है भिक्षावस्ती। हमने कहा था व्हेन टेलिंग अबाउट विरेचन, यह संग्राही वस्ती है। इसका प्रयोग रक्तस्राव के अवरोध के लिए, मतलब टू स्टॉप द ब्लीडिंग आदि आदि में, मतलब पाइल्स, डायरिया वगैरह में इसको रोकने के लिए इट कैन बी यूजफुल। पिछले द्रव्यों से निर्माण के कारण इसे भिक्षा वस्ती कहते हैं। देन अगला है रक्त वस्ती। रक्त जो दी जाती है आश्वस्ति को, रक्तक्षय होने पर उसकी पूर्ति के लिए पशुओं को रक्त की वस्ती दी जाती है। वी आर गिविंग टू जानवर एंड ऑल, तो इफ दे आर हैविंग एनीमिया लाइक कंडीशंस, तो उनको ये जो वस्ती रक्त से वस्ती दिया जाता है। तो नंबर ऑफ निरूहवस्ती अकॉर्डिंग टू रोशन। स्निग्ध उष्ण एक निरूहवस्ती वातजन्य विकारों में प्रयोग करना चाहिए। मधुर रस शीत वीर्य और क्षीर सिद्ध दो निरूहवस्ती पित्तजन्य विकारों में प्रयोग करना चाहिए। विकार माने डिसीज। काटु रस उष्ण वीर्य द्रव्यों से गोमूत्र युक्त तीक्ष्ण 3 निरूहवस्ती कफजन्य विकारों में प्रयोग करना चाहिए। आस्थापन वस्ती के अयोग्य रोग और रोगी। सो हु कैनॉट बी गिवन आस्थापन वस्ती, कषाय वस्ती किन्हें नहीं दिया जा सकता है? अजीर्ण, जिनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, या जस्ट आफ्टर विरेचन है, या लाइक आर्टिस्निक या आर्श वगैरह डिसीजेस है, जस्ट आफ्टर नस्या, टेस्टलेसनेस, जिन्होंने स्नेह को पिया है, स्नेह द्रव्य घी वगैरह जिन्होंने पिया है, जो क्रोध वगैरह जिनको इमोशंस ज्यादा होते हैं, രണ്ട് വ്യക്തി जो स्थौल्य बहुत ही मोटापन जिनको है, और जो भीत है बहुत ही, जो फियरफुल रहते हैं, और जिनका अग्नि वगैरह कम है, और जिनको मूर्छा फेंटिंग वगैरह या वोमिटिंग वगैरह, या ये जो वेरी मच टायर्ड ड्यू टू ट्रैवल, या कफ, या इंडाइजेशन, या हंगर प्यास और भूख वगैरह से पीड़ित व्यक्ति, और इंडाइजेशन, कॉलरा, लंग डिसीजेस, डायबिटीज, सच कंडीशन, स्किन डिसीजेस वगैरह, उस कंडीशंस में वी कैन नॉट गिव। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डील अबाउट व्हाट विल हैपन इफ वी आर गिविंग वस्ती फॉर दिस कैटेगरी।
सो इट्स लाइक व्हेन जब आप ये जो वमन विरेचन उसके बाद में वस्ती उसको पढ़ते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया, मतलब कंपेयर करके पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।